छड़ की काट किसी एक स्थान पर बहुत कम होती जाती है, जिसे हम नेक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक फॉर्मेशन, यहाँ पर देखें तो ये नेकिंग हो रखी है, तो मीन्स इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा मेटल रिमूव होने लगता है, मतलब कटने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपसे रिलेशन बिटवीन ई एंड के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर देख पा रहे हैं, जो ऊपर हमें कर्व दिया हुआ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ये हमारा यूटीएम मशीन, जिसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं, उस पर हमें ये प्राप्त होता है। जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन पर जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो हमें ये इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो ऊपर जो कर्व दिया हुआ है, उस कर्व में आपकी जो एक्स एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्स एक्सिस पे हमारी विकृति शो की गई है, और जो हमारी वाई वाई एक्सिस है उस पर हमारे प्रतिबल शो किए गए हैं। ऑलराइट, अब इस कंडीशन के अंदर जो आप कर्व देख पा रहे हैं उस पर मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जैसे कि ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब बिंदु दर बिंदु हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु ओ की बात करते हैं। अगर हम बिंदु ओ की बात करें तो ओ बिंदु पर कोई भी प्रतिबल और विकृति उत्पन्न नहीं हो रही है। इस कंडीशन के अंदर हमारे उस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पर कोई भी बल क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई प्रतिबल और विकृति क्रिया नहीं करती। ऑलराइट, जैसे ही हम इस स्पेसिमेन पर कोई बल आरोपित करते हैं, अर्थात कोई एक्सटर्नल फोर्स, टेंसाइल एक्सटर्नल फोर्स जब एक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इस स्पेसिमेन में प्रतिबल और विकृति दोनों उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो O से A तक हमारा जो कर्व है वो बिल्कुल सीधी रेखा में है। इस कंडीशन के अंदर हमारी प्रतिबल और विकृति दोनों सीधी रेखा में का अर्थ ये होता है कि हमारी प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के सीधे समानुपाती है। इसीलिए जो हमारा ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हम समानुपाती सीमा भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शनल टू लिमिट भी कहते हैं। ऑलराइट, इसी बिंदु पर आप देख पा रहे हैं बी पॉइंट है। हालांकि अगर हम सूक्ष्म मापी से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारा ए और बी बिंदु में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस मिलता है, परंतु इन ए और बी बिंदुओं इन ए और बी जो हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ये एक ही बिंदु पर प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो ये जो बी पॉइंट है हमारा, ये हमारा इलास्टिक लिमिट को शो करता है, प्रत्यास्थता सीमा की जिसे हम बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम चलें तो थोड़ा सा ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो अब हमारा जो कर्व है, मीन्स जो पहले सीधी रेखा थी, अब वो एक कर्व में प्राप्त हो रही है हमें। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो जो सी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, जिसे हम उच्च पराभव बिंदु भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो हमारा पॉइंट सी के बाद डी प्राप्त हो रहा है, वो सी से कुछ नीचे की ओर हो रहा है। ऑलराइट, तो एक और कर्व हमें प्राप्त हो रहा है। इस डी पॉइंट को हम बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम आगे की तरफ चलें तो कर्व हमारा कुछ पैराबोलिक हो गया है, और इस डी के बाद जो हमें ई पॉइंट मिलता है, इस ई पॉइंट पर हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है, इस ई पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारा एफ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर आकर हमारा जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इस कर्व में
बिंदु O पर छड़ में कोई प्रतिबल तथा विकृति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि बिंदु O पर कोई भी बल क्रिया नहीं कर रहे होते, इसीलिए इस स्पेसिमेन, जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इसमें कोई भी प्रतिबल और विकृति नहीं उत्पन्न हो रही है। ऑलराइट, परंतु जब छड़ पर धीरे धीरे खिंचाव बल लगाया जाता है, धीरे धीरे जब हम उस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं यूटीएम मशीन की सहायता से, तो उस बल के कारण उस पदार्थ में प्रतिबल तथा विकृति में वृद्धि होती है। धीरे धीरे जब हम उसमें खिंचाव बल लगाते हैं तो उसमें प्रतिबल और विकृति उत्पन्न हो जाती है, और पदार्थ हुक के नियम का पालन करता है। जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं अपनी पिछली वाली वीडियो में कि हुक का नियम हमारा, जो हुक का नियम है वो हमें क्या बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अर्थात प्रतिबल जो है विकृति के वो सीधे समानुपाती होती है। ऑलराइट, इसलिए बिंदु ए को हम समानुपाती सीमा कहते हैं। ऑलराइट, जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारा समानुपाती, जिसे हम प्रोपोर्शनल टू लिमिट भी कहते हैं। ऑलराइट, तो प्रतिबल तथा विकृति में समानुपात के संबंध के कारण ही ओ से ए तक आरेख में सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हैं ओ से ए तक, ये स्ट्रेट लाइन जो प्राप्त हो रही है ये हमारे ए और बी जो समानुपाती सीमा होने के कारण ही हमें ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर अगर हम इस ए पॉइंट पर अगर हम जो बल हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, उन बलों को अगर हटा भी लें तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आएगी। ऑलराइट, बिंदु ए के पश्चात प्रतिबल तथा विकृति में समानुपाती का संबंध समाप्त हो जाता है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स को शो किया गया है ए बी सी डी ई एफ और जी। ऑलराइट, तो यहाँ अगर देखें तो ए पॉइंट जो हमारी वो प्रोपोर्शनल टू लिमिट है, जिसे हम समानुपाती सीमा कहते हैं। समानुपाती सीमा किसी भी ऑब्जेक्ट की वह सीमा होती है जहां पर अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो हमारे प्रतिबल और विकृति है वो एक दूसरे के डायरेक्टली समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू होते हैं, इसलिए हम इस ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल टू लिमिट बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो बी पॉइंट है हमारा, जिसे हम इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं। इलास्टिक लिमिट वह लिमिट होती है, जैसे कि आप पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इलास्टिक लिमिट वह लिमिट होती है जहां पर हमारा कोई भी वस्तु पर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उन एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण जो उसमें प्रतिबल और विकृति उत्पन्न होती है, जैसे ही हम उन एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आती है। ऑलराइट, तो इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सी पॉइंट, अपर अपर यील्डिंग पॉइंट या हायर यील्डिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं उच्च पराभव बिंदु। इस बी के बाद आप अगर देखें तो कर्व मींस हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो थोड़ी सी कर्व में आ गई है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम बाह्य बलों को हटा भी ले तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो लौटेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति जरूर उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए हम इसको अपर यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डी पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट, जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लोअर यील्डिंग पॉइंट हमारा वह पॉइंट होता है जहां पर अगर हम बल भी ना लगाएं तो भी वस्तु में विकृति उत्पन्न होती रहेगी। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा अधिकतम प्रतिबल बिंदु, ई पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। इस कंडीशन के अंदर हमारा जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है उसके अंदर हमारे मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ऑलराइट, और लास्ट जो पॉइंट आता है एफ पॉइंट, ये हमारा होता है भंजक या अंतिम प्रतिबल बिंदु, जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इस पॉइंट पर आकर हमारा जो स्पेसिमेन है माइल्ड स्टील का वो टूट जाता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। लगभग ए पर ही बिंदु बी प्राप्त होता है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कर्व में जो हमें कर्व प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर ही आप देख पा रहे हैं, परंतु ए तथा बी को अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा ही अलग अलग स्थानों पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम सूक्ष्म मापी या माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो हम ए और बी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ए और बी जो हैं वो बहुत ही माइनर से डिस्टेंस में है, इसीलिए हम एक ही बिंदु पर उन दोनों को मान लेते हैं। ऑलराइट, तो ओ से बी तक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है। इस बी पॉइंट तक अगर हम बात करें
तो बी पॉइंट तक जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में है। इस बी पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कह रहे हैं। इलास्टिक लिमिट का अर्थ मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इस पॉइंट तक अगर हम लोड लगाकर अगर लोड को हटा ले रहे हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, जो हमारा स्पेसिमेन माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में लौट आएगा विदाउट किसी डिफॉर्मेशन के। ऑलराइट, तो प्रत्यास्थता का गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है। इस बीच किसी भी समय बल को हटा लेने पर छड़ उन्हें अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण कर लेती है, इसीलिए बिंदु बी को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं इसके पश्चात छड़ पर बल को और अधिक बढ़ाने से विकृति भी बढ़ती है। जब हम इस स्पेसिमेन पर, जब हम ये जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं नीचे, ये जो इमेज बना हुआ है, इस स्पेसिमेन पर जब हम लोड को और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर विकृति भी जनरेट होगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो स्पेसिमेन है ये इसका इनिशियल पोजीशन है। जैसे ही हम इसके अंदर एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर डिफॉर्मेशंस उत्पन्न हो रहे हैं। परंतु अब प्रतिबल तथा विकृति में सरल रेखीय संबंध नहीं है, क्योंकि बी से आगे अगर आप देखें तो कर्व हमारा जो रेखा थी, स्ट्रेट लाइन जो थी, वो थोड़ी सी कर्व में चेंज हो गई है। तो इस कंडीशंस का मतलब ये है कि हमारा जो वक्र प्राप्त हो रहा है वो बी से सी ये स्ट्रेट लाइन में ना होकर, अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर बलों को हटा भी लें तो भी हमारी जो रॉड है या माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है इसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति जरूर शेष रह जाती है। राइट, तो यहां देखिए अगर हम, तो यह वक्र बी से सी तक दर्शाया गया है। बी तथा सी के बीच में यदि छड़ पर से बल हटा भी लिया जाए तो भी छड़ में कुछ विकृति शेष रह जाती है, क्योंकि प्रत्यास्थता के गुण में कमी आ जाती है। क्योंकि हमारा जो बी पॉइंट था वो इलास्टिक लिमिट थी, यहां तक अगर हम इस स्पेसिमेन से अगर लोड को हटा भी ले रहे थे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट पा रही थी। लेकिन बी से सी तक जो हम कर्व देख पा रहे हैं, इस कर्व के कारण ही हम अगर लोड को हटा भी लें तो भी स्पेसिमेन में कुछ ना कुछ विकृति या कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस जरूर आ जाते हैं। इसलिए हम इस सी पॉइंट को उच्च पराभव बिंदु या अपर यील्डिंग पॉइंट या हायर यील्डिंग पॉइंट कहते हैं। ऑलराइट, तो यहां अगर आप देखें तो इस स्पेसिमेन पर जब हम लोड लगा रहे हैं तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक थी, लेकिन जैसे ही हमने इस पर एक्स्ट्रा फोर्सेस क्रिएट किए तो इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो गए। अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे कहाँ पर होंगे? ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे सी से ई तक रहेंगे। ऑलराइट, तो आगे हम देखते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जैसे ही बिंदु सी पर पहुंचने पर पदार्थ बिना बल बढ़ाए ही बढ़ने लगता है। जैसे ही हम सी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो हमारा जो पदार्थ है, जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, वह बिना ही बल लगाए हम बढ़ता चला जाता है। राइट, जिसे हम पराभव कहते हैं। बिंदु सी से डी तक पदार्थ की इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत तेजी से हमारी विकृति बढ़ रही है और प्रतिबल हमारे कम होते जा रहे हैं। तो विकृति का अर्थ होता है डिफॉर्मेशन से। तो डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि उसके अंदर सडनली उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें परिवर्तन हो रहा प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ये ग्राफ इस डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए नीचे की तरफ को बढ़ता चला जा रहा है सी से डी तक, इसीलिए यहाँ पर विकृति बहुत तेजी से उत्पन्न होगी और प्रतिबल बहुत तेजी से कम होते चले जाएंगे। राइट, तो सी से डी तक पदार्थ में आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है और प्रतिरोधी शक्ति बदलती है। जो प्रतिरोधी का अर्थ हो गया प्रतिबल जो है, वो शक्ति भी कम होती चली जाएगी। इस समय के प्रतिबल को पराभव प्रतिबल कहते हैं। पराभव क्रिया बिंदु सी से डी तक चलती है। सी से डी तक जो है हमारी वो यील्डिंग प्रोसेस चलती है, मींस यील्डिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो सी पर प्रतिबल को उच्च पराभव बिंदु, जिसे हम अपर यील्डिंग पॉइंट या हायर यील्डिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और डी जो होता है ये हमारा लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे सी से डी तक बहुत तेजी से विकृति जनरेट होगी और यहाँ पर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे।
ऑलराइट। तो यहाँ पर सी जो पॉइंट होता है ये अपर यील्डिंग पॉइंट है और डी जो है हमारा ये लोअर यील्डिंग पॉइंट है। अगर हम प्रैक्टिकली वे से बात करें तो डी जो पॉइंट होता है हमारा लोअर यील्डिंग पॉइंट, ये प्रैक्टिकली वे में हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑलराइट, तो अब आगे आते हैं हम ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर अगर हम फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ाते चले जाएं तो जो हमारा स्पेसिमेन है, जो ये स्पेसिमेन आप देख रहे हैं ऊपर, तो टेस्ट स्पेसिमेन जो है इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस उत्पन्न होने लगेंगे। मतलब जो हमारा स्पेसिमेन है वो प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है। ऑलराइट, अर्थात प्लास्टिक के रूप की तरह कार्य करने लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देखें तो जैसे ही हम फोर्सेस को बढ़ाते चले जाते हैं तो इसमें जो है वो नेक फॉर्मेशंस आना उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसके जो सेंटर में डायमीटर में कुछ कमी आने लगती है। इस कमी के कारण ही यहाँ पर प्लास्टिक अवस्था जनरेट होने लगती है। ऑलराइट, तो ई पॉइंट तक हमारे मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ देखते हैं पराभव के पश्चात पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है। जो हमारा डी पॉइंट था वो लोअर यील्डिंग पॉइंट था। डी से ई तक जो हमारा स्पेसिमेन जो कर्व शो कर रहा है वो टेस्ट स्पेसिमेन में प्लास्टिक अवस्था को शो कर रहा है। राइट, अब पुनः बल को बढ़ाने पर पदार्थ अधिक तेजी से विकृत होता है। अर्थात यहाँ पर हमारे जो अगर देखें आप तो जो कर्व देख रहे हैं तो उस कर्व में हमारी जो विकृति है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर उसके अंदर तेजी से विकृत उत्पन्न होता है और पदार्थ में यह परिवर्तन स्थायी होता है, मतलब ये परमानेंट परिवर्तन होने लगते हैं। ऑलराइट, तो बिंदु ई पर छड़ की काट किसी एक स्थान पर बहुत कम होती जाती है जिसे हम नेक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक फॉर्मेशन, यहाँ पर देखें तो ये नेकिंग हो रखी है, तो मीन्स इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा मेटल रिमूव होने लगता है, मतलब कटने लगता है। ऑलराइट, तेजी से कम होने लगता है, जिसे हम कटी या गर्दन बनना, जिसे हम नेक फॉर्मेशन भी कहते हैं। इस कटी के बनने का कारण थोड़े बल से ही छड़ की लंबाई में वृद्धि होने लगती है। अब अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स इस पे एक्ट करें तो बहुत तेजी से इसका नेक जो होगा वो डिफॉर्मेशन होने लगेगा। मतलब यहां से बहुत तेजी से हमारा जो इसकी नेक है वो और ज्यादा पतली होने लगेगी। मतलब यहां से बहुत तेजी से हमारा मेटल रिमूव होने लगेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर एक ये जो इमेज दिया हुआ है ऊपर, जो आप इमेज देख पा रहे हैं, इस इमेज में आप यूटीएम मशीन देख रहे हैं। इस यूटीएम मशीन में दो व्हील, जो एनविल आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों एनविल के बीच में हमारा स्पेसिमेन रखा हुआ है और इस स्पेसिमेन पर ही हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं आप ऊपर एक और, तो यहाँ देखिए, तो ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं तो ये नेकिंग हुई हुई है। ऑलराइट, तो लंबाई बढ़ते जाने से छड़ की काट और भी कम होती रहती है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया नेकिंग का है वो बहुत तेजी से कम होता चला जाता है और अंत में इसी बिंदु F पर ये टूट जाता है। जो F पॉइंट हम देखें, ये जो F पॉइंट दिया हुआ है, ये F पॉइंट हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां पर हमारा माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है वो टूट जाता है। इसीलिए हम बिंदु F को जो है वो भंजक बिंदु, जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। छड़ पर अधिकतम या चरम प्रतिबल बिंदु E, जो E पॉइंट देखें तो ये जो E पॉइंट है ये मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट यहाँ E पॉइंट पर ही होता है। ऑलराइट, तो प्राप्त होते हैं। इसी कारण से इस बिंदु को अधिकतम प्रतिबल बिंदु कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ मेरी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम मैं आपको अच्छी तरीके से आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, वो भी कास्ट आयरन के ऊपर आएगी। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच।